वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा चौथा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम दिसंबर महीने के इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो एक्सरसाइज एक्वारिन के बारे में है। इसका 11th एडिशन 6 से 19 दिसंबर के बीच में कंडक्ट हो रहा है। मालदीव्स का जो कादुदु आइलैंड है, कादुदु, वहीं पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एक पार्टी तो मालदीव्स है, दूसरा कौन होगा। अब हम इंडिया में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं तो इंडिया तो ऑब्वियसली होगा। तो दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया और मालदीव्स। एक्वारिन का मतलब क्या होता है? एक्वारिन का मतलब होता है दोस्त, मालदीवियन लैंग्वेज में। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया और मालदीव्स 2009 से ही आपस में कंडक्ट कर रहे हैं। ये एक बार इंडिया में और दूसरी बार मालदीव्स में कंडक्ट की जाती है। ज्यादातर मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, बिकॉज ये एक इक्वलिटी का नोशन क्रिएट करता है। इसका जो 10th एडिशन है वो इंडिया के महाराष्ट्र में हुआ था। जो एक्सरसाइज है, आप जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज लेंगे उसमें आपको एक ही चीज मोर एंड लेस दिखती है, वो है सिनर्जी और इंटर ऑपरेबिलिटी। मतलब आप अच्छे से एक साथ काम कर सकें और एक साथ ऑपरेट कर सकें, एक दूसरे के जो टर्म्स हैं उनको समझ सकें। लैंड और सी में जो टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशंस हैं या फिर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं, उनमें आप बढ़िया से काम कर सकें। एक्सरसाइज दोस्ती, ये एक बाइनियल ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। बाइनियल का मतलब यह है कि 2 साल में एक बार, और ट्राइलेटरल का मतलब यह है कि इसमें कम से कम 3 देश शामिल होंगे। इंडिया और मालदीव्स तो हैं ही, एक जो कंट्री एडिशनली ऐड होती है इसमें वो है श्रीलंका। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है। इसमें आपको 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं। काफ़ी सारे टेस्ट, फुल लेंथ और सेक्शनल, और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें आपको फ्री CSAT के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज भी मिलती है। बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपका रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 19 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 CSAT के टेस्ट हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक CSAT के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका CSAT वीक है। तो CSAT एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी CSAT के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे हैंडआउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच के तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मेंटोरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे विजिट करो। याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही विजिट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेड तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सांध्यक के बारे में है। सांध्यक एक सर्वे वेसल है जिसके माध्यम से हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। 4 सर्वे वेसल्स बनने हैं, उनमें ये पहला है सांध्यक। इंडियन नेवी को देने के लिए तैयार किया जा रहा है और 5 दिसंबर 2021 को इसे लॉन्च कर दिया गया कोलकाता में। इसे डिजाइन और डेवलप किया गया है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा। नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE। ये लीडिंग वॉरशिप बिल्डिंग कंपनी है इंडिया की। ये जो सर्वे वेसल है ये फुल स्केल कोस्टल या डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर सकता है। मतलब जो पानी का एरिया है उसको बढ़िया तरीके से एनालाइज कर सकता है, पोर्ट और हार्बर्स की भी जानकारी इकट्ठा कर सकता है क्या चल रहा है। फर्दर ये मैरीटाइम लिमिट्स को भी सर्वे कर सकते हैं, ओशनोग्राफिक और जियोग्राफिक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल हम डिफेंस पर्पज से कर सकते हैं। इस शिप में 2 मरीन डीजल इंजन होंगे और इसमें जो कंटेंट इस्तेमाल किया गया है वो 80% इंडियन है, यानी कि इंडिजीनियस है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में है। हमारे CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की मौत हुई एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। उनकी वाइफ के साथ और 11 लोग यानी कि टोटल 13 लोग की कैजुअलिटी हुई जब MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया तमिलनाडु के सदर्न पार्ट में।
इस पर हमने एक विस्तार से बात की भी थी, लास्ट सेशन में भी इस पर चर्चा हुई थी, एक सेपरेट वीडियो भी इस पर बनाया जा चुका है। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इस पद का क्या मतलब है? इनिशियली इंडिया में ऐसा कोई पद नहीं हुआ करता था। जो 3 विंग्स हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके बीच में अक्सर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता था। आपस में कोई एक यूनिफाइड कमांड नहीं होता था तो दिक्कत तो होती थी। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक यूनिफाइड कमांड बनाएंगे जिससे ये तीनों विंग्स अपने इंस्ट्रक्शंस अवेल कर सकें। इसी बात को संज्ञान में लेकर सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को बनाया गया। ये सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट के। ऐसा कोई पद होना चाहिए। इस समय में 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था उसके बाद जो कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी उन्होंने भी सजेस्ट किया था। इसमें जो भी इंडिविजुअल होते हैं वो एक 4 स्टार जनरल होते हैं। सीडीएस एक परमानेंट चेयरमैन की तरह वर्क करते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, जिसके अंदर तीनों सर्विस चीफ आ जाते हैं। मतलब कि ये जो कमेटी है, इस कमेटी में नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों के चीफ होते हैं और इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं सीडीएस। मतलब तीनों लोग इनसे इंस्ट्रक्शंस अवेल करते हैं। इनका कोर फंक्शन होता है कि जो तीनों विंग्स हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, उनमें एक ऑपरेशनल सिनर्जी देखने को मिले और इंटर सर्विस फ्रिक्शन ना आए, कोऑपरेशन बना रहे। जो भी व्यक्ति सीडीएस के पद पर होते हैं वो अपने पद के समाप्त हो जाने के बाद कोई गवर्नमेंट ऑफिस अवेल नहीं कर सकते। फर्दर अपने पद से जाने के बाद वो 5 सालों तक बिना सरकार के अप्रूवल के कोई प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी नहीं ले सकते। रोल्स एंड फंक्शंस की बात करूं तो सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस इनके द्वारा दी जाती है। मतलब यहीं से तीनों विंग्स के जो हेड हैं वो अपनी एडवाइस अवेल करते हैं और गवर्नमेंट को भी एडवाइस देते हैं। ये क्या प्रोक्योरमेंट करना है, कैसी प्लानिंग होगी, लॉजिस्टिक, आर्म फोर्सेस को क्या जरूरी है, ये सब यही एडवाइस करते हैं। लैंड, एयर, सी ऑपरेशंस में सिनर्जी बनी रहे, जिसके तहत कई बार ट्राई सर्विस थिएटर कमांड बनाए जाते हैं जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों विंग्स काम करती हैं, उनकी बटालियंस होती हैं, उन्हें भी इन्हीं के संज्ञान में बनाया जाता है। इसके अलावा जो सीडीएस होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लीड किए जाने वाले न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के भी मिलिट्री एडवाइजर होते हैं। मतलब कि न्यूक्लियर वेपन्स कब और कैसे इस्तेमाल किए जाएं, इस संबंध में भी एडवाइस इनके द्वारा दी जाती है। जो ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन्हीं से कमांड लेते हैं। ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर की तरह काम करते हैं डिफेंस मिनिस्टर के लिए और परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि COSC के। सीडीएस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के भी मेंबर होते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं कि क्या एक्विजिशन होना है, और डिफेंस प्लानिंग कमेटी के भी मेंबर होते हैं। आपने समझ लिया होगा कि सीडीएस का पद इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस पद पर रहने वाला व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दौरान बिपिन रावत जी की मृत्यु निश्चित तौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं जिसके क्रैश के बाद उनकी और उनके साथ 12 और लोगों की इंक्लूडिंग हिज वाइफ मौत हुई। रशियन मेड हेलीकॉप्टर है, खजान हेलीकॉप्टर्स ने इसे प्रोड्यूस किया हुआ है। इंडिया में इसे इंडक्ट किया गया 17 फरवरी 2012 को। कैपेबल हेलीकॉप्टर है, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का हेलीकॉप्टर है। ये इक्विपमेंट कैरी कर सकता है, इसमें कार्गो कैबिन होता है। ये टेक्निकल एयर असॉल्ट टीम को ड्रॉप करवा सकता है और कोई घायल व्यक्ति है या सोल्जर्स हैं तो उन्हें कैरी भी कर सकता है। 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकता है। 13,000 किलोमीटर वेट मैक्सिमम लेकर टेक ऑफ कर सकता है। 36 आर्म सोल्जर्स इंटरनली इसमें बैठ सकते हैं और 4500 kg का लोड ऑन सिलिंज ले सकता है। मतलब हेलीकॉप्टर में जो लोड या कुछ बांध के लटका देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं वेट ऑन सिलिंज। तो ये 4500 kg का लोड उठा सकता है। ऐसा नहीं कि इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जो इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है। इस क्रैश के बाद इसकी ऑपरेशन एफिशिएंसी पर कई तरीके के क्वेश्चन मार्क्स रेज किए जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसके एक्सीडेंट्स पहले नहीं हुए हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स इस MI-17V5 के पहले भी हो चुके हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग इसकी चपेट में भी आए हैं, उनकी मौत भी हुई है। स्टिल वर्तमान में दुनिया के लगभग 60 देश इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग रशिया एंड इराक। फर्दर अफगान एयरफोर्स में भी ये हेलीकॉप्टर्स थे। इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास वर्तमान में ये 200 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं, लगभग 200 तो कम से कम हैं ही। ये सारी बातें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल SANT मिसाइल के बारे में है। शॉर्ट में मैं इसे संत मिसाइल कहूँगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इसे बनाया है। इंडियन एयरफोर्स और DRDO ने मिलकर अभी हाल ही में इसका फ्लाइट टेस्ट किया। फ्लाइट टेस्ट मतलब ये उड़ रहा है, मतलब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये एक स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का क्या मतलब हुआ? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी मिसाइल जिसे आप इतनी दूर से लॉन्च कर रहे हो कि अगर दुश्मन रिटेलिएट करके वापस से हमला करने की कोशिश करे तो उस फैसिलिटी तक पहुंच ही ना पाए।
इतनी दूर से जब आप हमला करते हैं तो उसे स्टैंड ऑफ मिसाइल कहा जाता है, ऐसी मिसाइल्स को। तो इसे इंडिजिनियसली डिजाइन किया गया है, मतलब भारत में ही बनाया जा रहा है। एयर टू सरफेस मिसाइल है, आई रिपीट, ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसे हम हेलीकॉप्टर वगैरह से छोड़ सकते हैं और जमीन पर जो भी टारगेट्स हैं उन पर हमला किया जा सकता है। डिजाइन और डेवलप किया गया है रिसर्च सेंटर इमारत यानी कि आरसीआई हैदराबाद के द्वारा, जहां पर डीआरडीओ की लैब्स ने कोऑर्डिनेट किया है इनके साथ। फर्दर आगे देखते हैं क्या है इस आर्टिकल में। फर्स्टली जो मिसाइल है ये स्टेट ऑफ आर्ट मिलीमीटर वेव सीकर से इक्विप्ड है। स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब होता है एट प्रेजेंट हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें सबसे एडवांस है। मिलीमीटर वेव सीकर हमें प्रिसिशन देता है, मतलब जो भी टारगेट है हम उसे बहुत ही सटीकता से हिट कर सकते हैं। सेकेंडली ये 10 किलोमीटर की रेंज से भी किसी टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। बेनिफिट्स की बात करें तो इंडिजीनियस स्टैंड ऑफ वेपन। स्टैंड ऑफ वेपन मैंने आपको बताया कोई भी ऐसा हथियार जिसे आप इतनी दूरी से लॉन्च करें कि रिटेलिएशन का खतरा ना हो। इस सीरीज में ये तीसरा वेपन है हमारे पास। इसके पहले हमारे पास लॉन्ग रेंज बॉम्ब्स थे और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स थे। अब हमारे पास संत मिसाइल भी है। इसे इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है, मतलब ये डिफेंस के सेक्टर में इंडिया का जो इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत का उसे भी पूरा करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पिनाका एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम के बारे में है। पिनाका रॉकेट का मतलब आपने जरूरी इसका नाम सुना होगा। पिनाका रॉकेट्स काफी लंबे समय से इंडिया में यूज हो रहे हैं, अब ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। यहां पे जो वर्ड है एक्सटेंडेड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसकी रेंज को एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी हाल ही में इसे पोखरण रेंज जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है वहां से सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। ये पिनाका का अपग्रेडेड वर्जन है जो इंडियन आर्मी काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रही है। पिनाका इसे डिजाइन किया गया है डीआरडीओ की कुछ लैब्स के द्वारा, जैसे कि आरडे आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और हैमरल यानी कि हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे। तो आरडे भी पुणे में है और हैमरल भी पुणे में है, दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। फीचर्स क्या है? इसकी रेंज अभी 70 किलोमीटर है। इसके पहले जो हमारे पास पिनाका रॉकेट थे उनकी रेंज 45 किलोमीटर होती थी, मतलब ये रेंज ज्यादा है। ये जहां भी हिट करेगा जो भी टारगेट है उसका 10 मीटर की रेंज में बहुत ही सटीकता से हिट कर सकता है, जिसके जरिए हम टेरर कैंप्स, एनिमी पोस्ट, लॉजिस्टिक डंप जहां पे वो अपना सामान वगैरह रखते हो, हेडक्वार्टर्स को आसानी से उड़ा सकते हैं और हमें बॉर्डर के उस पार अपने सोल्जर्स नहीं भेजने पड़ेंगे। पिनाका रॉकेट ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, काइंड ऑफ सिस्टम है जिसमें आप एक व्हीकल पे कई सारे रॉकेट लगा सकते हैं। टोटल 12 रॉकेट एक व्हीकल में लगाए जाते हैं कई सारे बैरल्स में, और एक एक करके इन्हें बहुत ही तेजी से फायर किया जा सकता है। पर्पस यही है कि एक लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम की तरह वर्क करते हैं। जब तक कि हम दुश्मन के नजदीक ना पहुंचे लड़ाई के लिए दूर से हमला करने में ये काफी कारगर होते हैं। ओरिजिन 1980s में इनको बनाने की शुरुआत की गई थी। इसके पहले हम रशिया से ग्रैड लेते थे जो बिल्कुल पिनाका जैसा ही था। बाद में हमने उसे खत्म किया और पिनाका का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम के बारे में है। टॉर्पीडो जिसको अक्सर वॉरशिप से छोड़ा जाता है, सबमरीन से छोड़ा जाता है ताकि किसी अन्य सबमरीन या वॉरशिप को डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन जरूरी नहीं कि आप इसे किसी वॉरशिप या सबमरीन से ही छोड़ें, आप इसे हवा से भी ड्रॉप कर सकते हैं और यहां पर जैसा कि स्पष्ट है किसी मिसाइल से भी ड्रॉप कर सकते हैं। टॉर्पीडो की रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसीलिए वो कई बार दूर के टारगेट हिट करने में कैपेबल नहीं हो पाते। ये काफी लंबे समय से एक लिमिटेशन रही है टॉर्पीडोज की। इंडिया काफी लंबे समय से कोशिश में लगा हुआ है कि हम कुछ ऐसे टॉर्पीडोज डेवलप करें या कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जिसके माध्यम से हम बहुत दूर तक टॉर्पीडोज को ड्रॉप कर सकें या छोड़ सकें। इसी उद्देश्य से हमने सेकंड ट्रायल किया है, टेस्ट फायर किया है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम को, जिसे शॉर्ट में कहा जा रहा है स्मार्ट। इसे उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड से अभी टेस्ट फायर किया गया। इसमें क्या होगा, हम एक टॉर्पीडो को एक मिसाइल से ड्रॉप करेंगे जिसकी स्पीड सुपरसोनिक होगी, यानी कि अप टू 5 मैक होगी। इसका मतलब होता है कि जो साउंड की स्पीड होती है उसका 5 गुना की स्पीड तक ये जा सकता है। अगर हम इतनी स्पीड से कोई टॉर्पीडो छोड़ेंगे तो उसकी रेंज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगी। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक हो सकती है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। बहुत कम देशों के पास ऐसी क्षमता है जो इस प्रकार के टेस्ट करते हैं। इंडिया का भी यह अभी केवल दूसरा टेस्ट ही है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से डिप्लॉय कर पाए तो यह इंडिया की नेवल कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ये एक मिसाइल असिस्टेड रिलीज होगा लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम का, जिसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं ASW में। टॉर्पीडो की रेंज के बहुत ज्यादा आगे ये नेक्स्ट जनरेशन का सिस्टम होगा जहां पर हम मिसाइल्स के माध्यम से टॉर्पीडो को डिलीवर कर पाएंगे। क्या फीचर्स रहेंगे? मिसाइल्स टॉर्पीडो को कैरी करेगी, पैराशूट डिलीवरी सिस्टम भी होगा जिसके माध्यम से टॉर्पीडोज को सेफली जहां पर भी टारगेट करना हो किया जा सके, और एक रिलीज मैकेनिज्म होगा जिसके माध्यम से टॉर्पीडो वाटर बॉडी में भी आसानी से हिट कर पाएगा। कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम होगा।
कैनिस्टर बेस्ड होने का फायदा होता है, जैसे आप देखिए कई सारे कैनिस्टर्स होते हैं ऐसे, और इनमें मिसाइल्स को रख दिया जाता है, तो कैनिस्टर में रखी गई मिसाइल्स को लॉन्च करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसमें 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम है, प्रेसिशन इनर्शियल नेविगेशन है, जिसके माध्यम से किसी भी टारगेट को बहुत ही सटीकता से मारा जा सकता है। कैनिस्टराइजेशन, ये मिसाइल को लॉन्च होने में जो समय लगता है उसे बहुत कम कर देता है। इसे स्टोर करना और मोबिलाइज करना भी काफ़ी ईजी हो जाता है, जो कि यहाँ पर स्मार्ट के साथ है भी। सिग्निफिकेंस क्या है? ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा, डिफेंस के फील्ड में इंडिया के सेल्फ रिलायंस को बढ़ाएगा और हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को और अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए, जो वाटर वॉरफेयर है उसको लेकर हमारी तैयारियां काफ़ी लंबे समय से चलती रही हैं। इस संबंध में 2 प्रोजेक्ट्स अक्सर चर्चा में आते रहते हैं, एक है प्रोजेक्ट 28 और दूसरा है प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 28 को अप्रूव किया गया था 2003 में। इसके माध्यम से हम एंटी सबमरीन वॉरशिप कॉर्वेट्स बना रहे हैं, कॉर्वेट्स जो कि युद्धपोत होते हैं, जिनको हम इस प्रकार से तैयार करते हैं कि वो सबमरीन वॉरफेयर में भी कैपेबल हों। प्रोजेक्ट 28 के तहत हमने बनाए INS कामोर्ता, INS कदमत, INS किल्तन, INS करवत्ती। इसके अलावा प्रोजेक्ट 75, इसके तहत हम ऐसी सबमरीन्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिनमें हम स्टेट ऑफ आर्ट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब होता है एट प्रेजेंट हमारे पास जो भी एडवांस कैपेबिलिटी है हम उसको यूज करेंगे। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, देखिए किसी भी ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि हवा, जिसके लिए सबमरीन को बार बार ऊपर आना पड़ता है। जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होता है इसमें ऑक्सीजन की नीड के लिए सबमरीन को बार बार पानी के ऊपर नहीं आना पड़ता, जिसकी वजह से उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके तहत हमने बनाए कलवारी, कंधेरी, करंज, वेला, वगीर और वक्शीर। ये सब बनाए गए हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अग्नि पी मिसाइल्स के बारे में है। डीआरडीओ ने यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है अग्नि पी मिसाइल को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, उड़ीसा के कोस्ट के नजदीक से। अग्नि पी मिसाइल की बात करते हैं, यह नए जनरेशन की न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जमीन से जमीन पर मार कर सकती है। न्यू जनरेशन एडवांस वेरिएंट है ये अग्नि क्लास का। अग्नि क्लास की वैसे तो रेंज बहुत ज्यादा है, जैसे अग्नि 5 की रेंज 5000 से 5500 बताई जाती है किलोमीटर में, ठीक है। इसकी रेंज अग्नि पी की ऐसा नहीं कि उसके ऊपर है 7000 8000 है, ऐसा नहीं है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर की है। इसकी खासियत यह है कि यह बहुत ही प्रेसिशन के साथ मार कर सकती है, मतलब अपने टारगेट को बहुत ही सटीकता के साथ हिट कर सकती है। 2 स्टेज कैनिस्टराइजेशन सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल इस्तेमाल किया गया है। डुअल रिडंडेंट नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम है। यहां पर दोनों शब्दों का मतलब मैं आपको बता देता हूं। कैनिस्टराइजेशन का मतलब क्या होता है और रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जो मिसाइल्स होती हैं उन्हें एक कैनिस्टर में रखा जाता है। जो मेरा कर्सर है मैं उसी से इसे ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर ये जो मिसाइल इसके कैनिस्टर के अंदर रखी जाती है, एक तो ये ज़्यादा सेफ होती है, ठीक है। दूसरा, इन्हें व्हीकल्स में लेकर कैरी करके जाना बहुत आसान होता है, और इन्हें जब मार करना होता है या इन्हें लॉन्च करना होता है तो कैनिस्टर में इन्हें लॉन्च करने में काफ़ी कम टाइम लगता है, आसानी होती है। इसीलिए जिस भी मिसाइल का कैनिस्टराइजेशन किया जा सकता है वो ज़्यादा इफिशियंट हो जाते हैं। रिडंडेंसीज का मतलब ये होता है कि इसमें हम 2 सिस्टम लगाते हैं। कोई एक बैकअप फीचर होता है, लाइक मान लीजिए कि गाइडेंस सिस्टम हमारा फेल कर जाए, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ हिट करना है, तो एक बैकअप फीचर होगा जो उस समय के लिए अल्टरनेट गाइडेंस सिस्टम दे देगा, तो हम अपना टारगेट एक सिस्टम के फेल हो जाने के बाद भी हिट कर पाएंगे। इसे ही कहा जाता है रिडंडेंसीज, मतलब आपके पास बैकअप बना रहे। बात करते हैं अग्नि मिसाइल के बारे में। देखिए अग्नि पी और अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स या अग्नि मिसाइल जो सीरीज है, इनको बनाने की शुरुआत इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत की गई थी, जिसे शुरू किया गया था हमारे ऑनरेबल एक्स प्रेसिडेंट के द्वारा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा 1980s में इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इसके तहत हमने 5 प्रकार की मिसाइल्स को बनाया, जैसे कि अग्नि, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी और नाग। अग्नि मिसाइल की सीरीज में अभी तक हमने बना ली हैं 5 मिसाइल्स। अग्नि 1 जिसकी रेंज 700 से 800 किलोमीटर है, 2 2000 की रेंज पर, 3 2500 की रेंज पर, 4 3500 की रेंज पर। ये सड़क पे किसी मोबाइल व्हीकल से भी लॉन्च किया जा सकता है। फर्दर अग्नि 5 हमारा मोस्ट एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे मार कर सकता है। 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और अग्नि पी मिसाइल जो आ रही है इसकी रेंज 1000 से 2000 है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स को लेकर है।
कई सारे कन्वेंशनल वेपन्स हैं जो डिफरेंशिएट नहीं करते कि कौन दुश्मन है और कौन दुश्मन नहीं है, वो सभी के लिए उतने ही खतरनाक होते हैं। तो इन पर रोक लगाने को लेकर एक कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन में कई सारे देश हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडिया भी इस कन्वेंशन का हिस्सा है। अभी हाल ही में 125 देश जो इसके हैं, इनकी मेजॉरिटी ने इस बात पर सहमति जताई कि हम किलर रोबोट्स जो होते हैं उनको कर्व करेंगे। किलर रोबोट्स, ऐसे रोबोट्स जो खुद से डिसीजन लेके अपने टारगेट को मारने की क्षमता रखते हों। ऐसे हथियार जिन्हें, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें डिस्टिंक्शन यही है कि वो वेपन जो दुश्मन में और सिविलियन में विभेद नहीं करता, बस मार देता है। ऐसे वेपन्स को कई बार इनह्यूमेन वेपन इस पूरे कन्वेंशन को इनह्यूमेन वेपन कन्वेंशन भी कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स, इसे जिनेवा में 1980 में कंक्लूड किया गया और 1983 में ये इफेक्टिव हुआ। पर्पज यही था कि हम ऐसे वेपन्स को रिस्ट्रिक्ट करें जिनका यूज अननेसेसरी है, अनजस्टिफिएबल है और इनडिस्क्रिमिनेट है। इसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि एक्सप्लोजिव्स, ब्लाइंडिंग लेजर्स जिनको आप हिट कर दें तो आदमी अंधा हो जाता है, बॉबी ट्रैप्स, कुछ देखिए इसे नुकीले से जाल बिछा दिए जाते हैं जंगलों में। अगर कोई भी व्यक्ति वहां से गुजरेगा तो पैर वहां पे फंस जाएगा, फिर वो वहां से निकल नहीं पाएगा। और कई बार इनके नीचे एक्सप्लोजिव्स लगा दिए जाते हैं, मतलब अगर वो जबरदस्ती पैर को निकालने की कोशिश करेगा तो एक्सप्लोजिव फट जाएगा। तो ऐसे ट्रैप्स को भी बैन करने की बात चलती है। मतलब ऐसे हथियार जो फाइटर्स और सिविलियंस के बीच में भेद नहीं कर पाते, लैंड माइंस, बॉबी ट्रैप, इंसेंडरी डिवाइसेस, ब्लाइंडिंग लेजर वेपन्स और एक्सप्लोजिव रेमनेंट्स, इन सभी को रिस्ट्रिक्ट करने की बात की जाती है। लेकिन इस कन्वेंशन में अभी किलर रोबोट की बात नहीं की गई है, तो अब किलर रोबोट को भी इसमें इंक्लूड करने की बात की जा रही है और इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया है। किलर रोबोट देखिए, ऐसा कोई भी रोबोट हो सकता है जो वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो, जिसमें या तो बहुत कम या फिर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो ही ना। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, इमेज रिकॉग्निशन की मदद से अपने दुश्मन को पहचानता हो और हमला करता हो। जो वॉर प्लानर्स हैं वो किलर रोबोट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जल्दी डिसीजंस ले सके बैटलफील्ड में। कई बार इसमें ड्राइवरलेस टैंक्स और ड्रोन्स आ जाते हैं, वो खुद से ही डिसीजन लेके हमला कर देते हैं। जो किलर रोबोट्स होते हैं, ऐसा माना जाता है कि मोरली गलत है, बिकॉज हम किसी भी मशीन को डिसीजन मेकिंग दे रहे हैं जो खतरनाक है और जानलेवा है। ठीक है, कल प्रलय मिसाइल के बारे में है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी सक्सेसफुली इसका फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट किया, जिसे इंडिजिनियसली बनाया गया है, मतलब इंडिया ने इसे खुद ही डेवलप किया है। ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, नाम दिया गया है प्रलय, मतलब कुछ ऐसा जो पूरी तरीके से अपने टारगेट को नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। सरफेस टू सरफेस का मतलब साफ है, जमीन से ही इसे अटैक किया जाएगा और ये जमीन पर ही अपने टारगेट को हिट करेगा। ये सरफेस टू सरफेस कन्वेंशनल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। यहां पर ये वर्ड नया आ गया, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो एक ट्रेजेक्ट्री में जाती है। उसे लॉन्च करने के लिए हमें जरूरत होती है एक लॉन्च व्हीकल की। अगर ये बेस है तो यहां से जब इसे लॉन्च किया जाएगा तो सबसे पहले तो ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है और वहां पर जाते वक्त इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि इसे ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में जाना होता है। उसके बाद ये अगेन अपनी ट्रेजेक्ट्री को कंप्लीट करने के बाद वापस से अर्थ की ओर अपने टारगेट को हिट करने के लिए आती है और यहाँ पर ये ग्रेविटेशन का सहारा लेती है, इसलिए इसकी स्पीड बढ़ जाती है और ये अपने टारगेट को हिट कर लेती है। इसे एक बार लॉन्च करने के बाद गाइड नहीं किया जा पाता, ये अपने टारगेट को जहां प्रीफिक्स है वहीं पे जाके हिट करती है। अगर टारगेट मूव कर जाए तो दिक्कत भी हो सकती है। फर्दर चूंकि ये काफी ऊंचाई तक जाती है एटमॉस्फेयर में, तो इसे ट्रैक करके डिस्ट्रॉय करना भी कई बार इजी हो जाता है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल क्यों कहा जा रहा है? ये तो फीचर्स सारे मैंने आपको बैलिस्टिक मिसाइल के बताए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल ग्रेविटेशन के फोर्स को सहारा बनाकर अपनी स्पीड को कैरी करते हुए जाती है, उसे बीच में गाइड नहीं किया जा सकता। डिस्पाइट बीइंग बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि जाएगी तो ये भी एक ट्रेजेक्ट्री में ही, लेकिन प्रलय को हम एक सर्टेन डिस्टेंस अचीव करने के बाद गाइड कर सकते हैं। मतलब कि अगर टारगेट ने खुद को कहीं मूव कर लिया है तो भी हम उसे हिट कर सकते हैं, ट्रेजेक्ट्री को चेंज करके, गाइड करके। इसीलिए इसे प्योर बैलिस्टिक मिसाइल ना कह के क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कहा जा रहा है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल को हम बीच में गाइड नहीं कर सकते, जबकि प्रलय को कर सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इंटरसेप्टर मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकें या उनके पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकें। इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम क्या होता है? देखिए, इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम ऐसा मिसाइल सिस्टम होता है जो किसी भी ओपोनेंट के एयरक्राफ्ट या मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए लगाया जाता है। सपोज करिए ये पाकिस्तान है
और पाकिस्तान ने इंडिया से आने वाले किसी भी मिसाइल या एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहां पर एक इंटरसेप्टर लगा रखा है। तो जो प्रलय है वो जाके इस इंटरसेप्टर को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा अटैक को काउंटर करने को लेकर। तो ये सारी बातें हमने समझ ली। यहां पर इसके फीचर्स की बात करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे, मिसाइल के पास डिस्पाइट बीइंग बैलिस्टिक मिसाइल अपने पाथ को चेंज करने का ऑप्शन रहेगा। हालांकि ये सर्टेन रेंज जब कवर कर लेगा उसके बाद ही हमारे पास ये क्षमता आएगी। 150 से 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है और ये 500 से 1000 केजी तक का पेलोड कैरी कर सकता है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं ले जा पाएगा, इसे कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी करने के लिए ही बनाया गया है। इसे हम एक मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से भी लॉन्च कर सकते हैं। इससे किसी भी मिसाइल को मूव करने में या लॉन्च करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये केवल और केवल कन्वेंशनल वॉरहेड ही कैरी कर सकता है। जब ओनली आता है तो हमें अक्सर लगता है कि गलत होगा। अगर कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, स्टेटमेंट आ जाए इट कैन कैरी ओनली अ कन्वेंशनल वॉरहेड, तो ओनली के चक्कर में मत पड़िएगा, बिकॉज यहां पर ये ओनली करेक्ट है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी नहीं करेगा, केवल कन्वेंशनल वॉरहेड ही कैरी करेगा। इसीलिए मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। जो मिसाइल है वो सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर से प्रोपेल होगा। जो मिसाइल गाइडेंस सिस्टम है उसमें हमने स्टेट ऑफ आर्ट नेविगेशन और एवियोनिक्स को इंटीग्रेट किया है। स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब यह है कि जो भी एडवांस प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसका इस्तेमाल हम प्रलय में कर रहे हैं। यहां पर भी हमने पृथ्वी डिफेंस व्हीकल का ही इस्तेमाल किया है। बैकग्राउंड की बात करें तो जो प्रहार मिसाइल सिस्टम हम या प्रहार मिसाइल का जो प्रोग्राम हमारा चल रहा था 2011 में जिसे शुरू किया गया था, उसी के अंडर में या उसी प्रोग्राम के तहत ही हमने प्रलय मिसाइल को डेवलप किया है। प्रहार जो है वो भी एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर के आसपास होती है। देखिए, ये जो प्रलय मिसाइल सिस्टम है या प्रलय मिसाइल है, इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो अनगाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और गाइडेड पृथ्वी मिसाइल वेरिएंट के बीच के गैप को कम करना है। जैसे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम जो होता है उसमें एक व्हीकल में 6-6 के ग्रुप में जो रॉकेट्स होते हैं उन्हें लगाया जाता है और वो एक बार में कई सारे रॉकेट्स लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन वो अनगाइडेड होते हैं। रैंडम यहाँ पे हमें आइडिया लगा कि टारगेट है तो फिर हम कई सारे रॉकेट्स वहाँ पे लॉन्च कर देंगे। वो उन्हें हिट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। वैसे कोशिश की जाती है कि उसी रेंज में हिट करे ताकि टारगेट मिस ना हो। वहीं पे पृथ्वी मिसाइल वेरिएंट है। देखिए, पिनाका की जो रेंज होती है वो 40 किलोमीटर के आसपास होती है। जो पृथ्वी मिसाइल वेरिएंट्स हैं इनकी रेंज 150 किलोमीटर के आसपास होती है, हालांकि ये गाइडेड होते हैं। तो इनके बाद हमारे पास गाइडेड मिड रेंज के जो भी या कह लीजिए कि बहुत अधिक रेंज वाले ना हो ऐसे मिसाइल्स की आवश्यकता थी। इस नीड को प्रलय पूरा कर देगा। सिग्निफिकेंस ये होगा कि हमारे टेक्निकल बैटलफील्ड डायनामिक्स को पूरी तरीके से बदल देगा। तो क्रूज मिसाइल में हमारे पास ब्रह्मोस का ऑप्शन होगा और बैलिस्टिक मिसाइल में अब हमारे पास है प्रलय, जो सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर दिया गया है, जिसे इंडक्ट भी किया जाएगा। ये सारी बातें आपने समझ ली हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अभ्यास के बारे में है। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अभ्यास को, जो कि इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है। इसे टेस्ट फायर किया गया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से, जो कि उड़ीसा की कोस्ट पर है। अभ्यास ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम है, हिट सिस्टम है, जिसके माध्यम से हम किसी भी एरियल टारगेट को यानी कि हवा में आ रहे किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट कर सकते हैं। इसे ऑटोनॉमस फ्लाइंग के लिए तैयार किया गया है, जो ऑटो पायलट मोड में फ्लाई कर सकता है। इसे डेवलप किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा, जो कि बेंगलुरु बेस्ड लैब है डीआरडीओ की। ठीक है। फर्दर इसमें एक फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर भी है जो प्री डेजिग्नेटेड पाथ में जाने में इसमें मदद करता है और इसे ऑटोनॉमस बनाए रखता है। इसमें 2 बूस्टर्स हैं जो इसे इनिशियल एक्सेलरेशन देते हैं उड़ने के लिए, लॉन्च होने के लिए। फर्दर इसमें एक टर्बोजेट इंजन भी है जो इसे एक हाई सबसोनिक स्पीड दिए रहता है लंबे समय तक। ये सारी बातें अभ्यास के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आईएनएस खुखरी के बारे में है। इसे 32 सालों की सर्विस के बाद अभी हाल ही में डीकमीशन कर दिया गया है, मतलब आईएनएस खुखरी की सर्विसेज अब हम नहीं लेंगे। आईएनएस खुखरी अपनी तरीके का पहला कॉर्वेट था, आई विल से मिसाइल कॉर्वेट था। मिसाइल कॉर्वेट क्या होता है मैं भी आपको बता दूंगा। इंडिजिनियसली बिल्ट का मतलब यह है कि इसे भारत ने खुद ही बनाया था और ये अपनी तरीके का पहला था जिसे भारत ने खुद ही बनाया था। इसे मेजरगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा 1989 में बनाया गया था और गोरखा ब्रिगेड जो है इंडियन आर्मी की, उनके पास ये आईएनएस खुखरी हुआ करता था जिससे वो सर्विसेज लेते थे। यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा मिसाइल कॉर्वेट का क्या मतलब है। सबसे पहले तो कॉर्वेट का क्या मतलब होता है। एक तो देखिए होते हैं फ्रिगेट। फ्रिगेट जो बहुत बड़े युद्धपोत होते हैं उन्हें कहा जाता है। कॉर्वेट ये
फ्रिगेट की तुलना में छोटे युद्धपोत होते हैं। कुल मिला के होते ये भी वॉरशिप्स ही हैं, लेकिन छोटे होते हैं फ्रिगेट की तुलना में। मिसाइल कॉर्वेट क्या होता है? तो मतलब कॉर्वेट का हो गया। मिसाइल कॉर्वेट ऐसे कॉर्वेट्स को कहा जाता है जिनकी स्पीड बहुत तेज होती है। मिसाइल की स्पीड तेज होती है ना, तो वो कॉर्वेट, वो युद्धपोत जिसकी स्पीड तेज होती है, उसे मिसाइल कॉर्वेट कहा जाता है। और ये अपनी स्पीड की वजह से ही काफ़ी खतरनाक भी बन जाते हैं। फर्दर इनके पास कंसिडरेबल फायर पावर होती है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमले कर सकते हैं और इन्हें अपने आसपास के लिटोरल एनवायरनमेंट की अच्छी जानकारी होती है। भारत के पास वर्तमान में 4 मिसाइल कॉर्वेट्स हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। आईएनएस कामोर्ता, आईएनएस कैदमत, आईएनएस किल्टन और आईएनएस करावत्ती। देखिए ये जो मिसाइल कॉर्वेट्स हैं, इन्हें इन चारों जिनको मैंने आपको नाम बताया, आईएनएस कॉर्मोट को 2014 में, कामोर्ता को 2014 में, आईएनएस कैदमत को 2016 में, आईएनएस किल्टन को 2017 में और आईएनएस करावत्ती को 2020 में कमीशन किया गया। ये सारी बातें आईएनएस खुकरी और मिसाइल कॉर्वेट्स के बारे में। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम यानी कि ECWCS के बारे में है। देखिए जब हमारे सोल्जर्स हिमालयन रीजन में इंडिया को डिफेंड कर रहे होते हैं तो उन्हें केवल दुश्मन का सामना नहीं करना होता, उन्हें सामना करना होता है एक्सट्रीम कोल्ड का भी। उससे बचने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक कपड़े होने चाहिए। अभी तक एक्सट्रीम कोल्ड को, जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, बियर करने के लिए हम इन टेक्निकल क्लोथ्स को इंपोर्ट करते रहे हैं दूसरे देशों से। DRDO काफ़ी लंबे समय से इस पर काम कर रहा था कि हम इन कपड़ों को इंडिया में ही बना सकें। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप भी कर लिया कि हम ऐसे कपड़े बना सकें जो -50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को भी बियर कर सकता हो। अभी ये कपड़े बनाने की टेक्नोलॉजी DRDO के पास है। हाल ही में उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को कुछ इंडियन कंपनीज को सौंप दिया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब आर्मी सीधा इन कंपनीज को ऑर्डर दे सकती है कि आप ये क्लोथिंग्स तैयार करके आर्मी के लिए दे दीजिए। अब हमें इसके लिए इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी बात है। ये कपड़े एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड मॉड्यूलर क्लोथ्स होते हैं। एर्गोनॉमिकली का क्या मतलब है? एर्गोनॉमिकली का मतलब ये होता है कि अब देखिए सर्दी से बचने के लिए क्या करना है, आप 2-3 रज़ाइयाँ लपेट लीजिए। अगर एक सोल्जर 2-3 रज़ाइयाँ लपेट लेगा तो हो सकता है सर्दी ना लगे, लेकिन फिर वो कुछ कर भी नहीं पाएगा ना। 2-3 रज़ाइयाँ लपेट के तो आप आराम ही करेंगे, फिर कंट्री को डिफेंड कैसे करेंगे? तो केवल ऐसा कपड़ा बनाने की बड़ी बात नहीं है जो ठंडी को रोक सके। कपड़ा ऐसा बनाना है जो एक सोल्जर को उसकी कैपेसिटी में काम करने के लिए भी अलाउ करे, एट द सेम टाइम उसे सर्दियों से बचाए। उसे ही कहा जाएगा एर्गोनॉमिकली। ये 3 लेयर टेक्निकल क्लोथिंग है जो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए या स्पेसिफिक टास्क के लिए क्लोथ्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें टेक्निकल क्लोथिंग कहा जाता है। उसमें केवल आर्मी के लिए जो कपड़े हैं वो नहीं आते, बल्कि कई सारे और भी स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, जैसे सैनिटेशन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, उनके जो कपड़े होते हैं उन्हें भी टेक्निकल क्लोथिंग की कैटेगरी में ही डाला जाता है। ये अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस को बियर कर सकता है, एट द सेम टाइम वो अपनी कॉम्बैट ऑपरेशंस को भी हैंडल कर पाएंगे। ये थर्मल इंसुलेशन हैंडल कर सकता है, +15 डिग्री सेल्सियस से लेकर -50 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को हैंडल कर सकता है। एट द सेम टाइम सोल्जर्स अपने फिजिकल वर्क को भी अच्छे से कर पाएंगे। इसमें फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल किया गया है इन कपड़ों को बनाने के लिए। जैसे कि बॉडी खुद को गर्म करने के लिए जो रेस्पिरेटरी हीट होती है उसे रोक देती है और पानी के लॉस को भी रोक देती है ताकि शरीर गर्म रह सके। बिल्कुल सेम फंक्शन ही कपड़ा भी परफॉर्म करता है और ये स्वीट यानी कि पसीने को भी एब्जॉर्ब कर पाता है। ये वाटर प्रूफ होता है और विंड प्रूफ भी होता है, जिसके ज़रिए ये सर्दी को रोक भी पाता है। देखिए जो उसका ऊपर का लेयर है उसे पलटा भी जा सकता है ताकि जो कैमोफ्लेज पर्पस से सोल्जर्स कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं वो हो सके। जैसे जब सोल्जर्स किसी बर्फ़ वाले एरिया में होते हैं तो उनके कपड़े सफ़ेद कलर के होते हैं ताकि वो बर्फ़ पे अगर छुप जाएं तो उन्हें कोई देख ना पाए। सिमिलरली अगर वो किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर बर्फ़ नहीं है तो उनके कपड़े इस तरीके से होते हैं कि वो घास के रंग के होते हैं, वो उसमें मिक्स हो जाते हैं जो भी एटमॉस्फेयर होता है। तो ये जो कपड़ा ऊपर का लेयर है वो सफ़ेद भी होता है और दूसरे कलर का भी होता है, उसे चेंज किया जा सकता है। वो जिस भी लोकेशन पे है उसके बेसिस पे उसे बदल सकते हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि अब हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा और हमारे पास इंपोर्ट का एक अच्छा अल्टरनेटिव है। ग्लेशियर्स और हिमालयन पीक्स पे हमारे सोल्जर्स अब और बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। DRDO की बात करें तो इसे 1958 में स्टैब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम करता है। इंडिया में डिफेंस के सेक्टर में साइंस एंड टेक को इम्प्रूव करने के लिए लगातार ये काम कर रहे हैं ताकि हम ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बन सकें। अगला आर्टिकल है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन लॉ इन्फोर्समेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुलिस की जो तादाद है इंडिया में वो बहुत कम है एज कंपेयर टू पॉपुलेशन। यहाँ पर 1 लाख बंदों पे मात्र 150 पुलिस वाले मिलते हैं आपको।
यूएन ऐसा कहता है कि ये नंबर होना चाहिए 222। अब क्योंकि इंडिया में पुलिस वाले कम हैं तो इस वजह से लॉ इन्फोर्समेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए और इसकी इंट्रा ऑपरेटेबिलिटी पे हमें फोकस करना चाहिए ताकि हम पुलिस फोर्सेस को और ज्यादा पुख्ता कर सके इंडिया में। अब जैसा कि हमें पता है कि इंडिया में पुलिस फोर्स की कमी है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर सकती है। ना केवल पुलिसिंग की एफिशिएंसी बट इफेक्टिवनेस को भी इंप्रूव कर सकती है। उदाहरण के तौर पे जैसे सभी लोग पुलिस से इंटरेक्ट करने में बहुत हिचकिचाते हैं। जैसे अगर आपका वॉलेट गुम हो जाए या कुछ हो जाए तो आप पुलिस स्टेशन इजीली नहीं जाना चाहते, आपको वहां जाके शायद इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो आप इन्हीं सर्विसेज को अगर ऑनलाइन एक्सेस कर सकें तो कहीं ना कहीं आपके लिए पुलिसिंग एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा हो सकता है। उसके अलावा ये आपके क्राइम प्रिवेंशन में भी हेल्प कर सकते हैं। अगर हम बिग डाटा को एनालाइज करते हैं तो इससे हम कई क्राइम पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इससे क्राइम होने से पहले ही हम क्राइम को रोक सकते हैं। उसके अलावा क्राइम डिटेक्शन में भी ये हेल्प कर सकते हैं। जैसे अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो क्रिमिनल को पकड़ने में हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। जैसे इसमें ना केवल हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि हम यूज़ कर सकते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी का भी। उसके अलावा लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेशन में भी ये आपकी मदद कर सकता है और इंटरनली पुलिस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है। जैसे चार्जशीट को फाइल करना, किस तरह के क्राइम्स को सॉल्व किया गया है, कितना टाइम लगता है, क्या सिटीजन का फीडबैक रहा है, इन सभी को हम मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो 5 पिलर हैं आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, उन पांचों को रियल टाइम पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसमें आता है आपका पुलिस, कोर्ट, प्रोसिक्यूशन, जेल एंड फॉरेंसिक। अगर ऐसा होता है तो क्राइम सॉल्विंग में हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। अब यहाँ पे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने एआई इनेबल्ड ऐप को लॉन्च किया है। उसके अलावा मो साथी जो उड़ीसा पुलिस ने लॉन्च किया है, जहाँ पे वो वुमेन्स की हेल्प करते हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस ने भी ऑटोमेटेड मल्टी मोडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है, जहां पर क्रिमिनल्स की फोटोग्राफ्स और उनके जो फिंगरप्रिंट्स है उनको रखा गया है। तो यहां पर आप इन सभी को मेंशन कर सकते हैं अपने मेंस के एग्जाम में भी, और प्री में अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी एड्रेस कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।